उसमें क्या है कि तुम ही होगे मंच पर और अटल बिहारी मंच पर होंगे और वो राजवाड़े पर होगा अरे और तुम कविता पाठ करना। कविता पाठ करना राजवाड़े पर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे और केवल मैं होऊंगा, उसके अलावा कोई नहीं। मैंने कहा भैया इतना मजमा आप कर लो, अटल बिहारी का नाम सुन करके तो जनता उमड़ पड़ती है। ये बताइए कि मेरे घर से मैं उस राजवाड़े जाऊंगा तो मंच पर कैसे आऊंगा? दोस्तों, नमस्कार। अ मेलेडीज लिरिकल जर्नी, ये हम तीन मित्रों, मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी का चैनल है, जहां पर हम संवादी लहजा में आपसे अलग अलग व्यक्तित्वों को मिलाते हैं। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं लोक रंग, लोक संस्कृति, लोक मंच, लोक नाट्य, लोक भाषा, लोक बोली के बड़े जानकार, लगभग 92 साल के, या कह लीजिए 92 साल के ही नरहरी पटेल जी से। नरहरी दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, पुराने जमाने की बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, वो आपकी जो पहली कविता या पहला ऐसा यादगार प्रसंग कौन सा था जो आपको आज तक स्मृतियों में है? स्वरांगी, पहली बात तो तुम्हें धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रही हो। और दूसरा ये कि तुम कहते सीखने तुम सीखोगी, अरे सीखना हमें है। प्रत्येक क्षण आदमी सीखता है और जीवन का अर्थ ही तभी है जब हम प्रत्येक क्षण को जिए बिल्कुल। और कुछ कुछ नया करें। अ, आपको आपकी कविता के बिंब कहाँ से मिलते हैं? लोक जीवन से, हमारे परिवारों से, हमारी रीति रिवाजों से, हमारे सोच से, हमारी धारणाओं से, हमारे संकल्पों से, और जिसे हम रीति रिवाज के भेद कहते हैं, प्राय कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन जीवन कोई एक वाक्य का शब्द नहीं है। जी। जीवन तो पूरा जीवन होता है। उत्तर बाई जी और बापू जी का संस्मरण भी आप? संस्मरण तो क्या मैं कहूँ, बहुत संस्मरण है अनेक है। मेरे पिता स्वयं संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, बनारस रहे वो। हमारे यहाँ के उस जमाने में राजा हुआ करते थे, तो हमारे गांव में स्टेट के जो राजकुमार थे तो उनको 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 उनके पिता ने बनारस भेजा था पढ़ने के लिए। जी। तो मेरे पिता उनके साथ में गए थे व्यवस्था के लिए, उनकी देखरेख के लिए। तो दिन में तो ठीक है, उन बच्चों को देखते थे, करते कॉलेज में पढ़ते थे हिंदू यूनिवर्सिटी में। लेकिन रात्रि के समय में पिताजी सिद्धेश्वर द्विवेदी, बिस्मिल्लाह खान, ओंकारनाथ ठाकुर, और बस उस माहौल में वो मस्त रहते थे। और यही कारण था कि उन्होंने लगभग सारे संगीत के माध्यम चुने, लेकिन तबला उनका प्रिय था। आपने बनारस का जिक्र आप कर रहे हैं, जी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपने क्या कुमार गंधर्व जी को बनारस में पहली बार वो कुछ ऐसा नहीं, संस्मरण? बनारस में नहीं, वो बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस में था, पिताजी वही थे। और कुमार जी अपने सुर का तबला मिलाया हुआ, 2 लांग की धोती पहन करके एंट्री हो रहे, उनको सुनने के लिए लोग कुर्बान थे। मेरे पिताजी किस्से का किस्सा बता रहे थे, लेकिन बहुत सिंपल सादा, कम उम्र के, लेकिन सोच और उनकी देन और उनका कंट्रीब्यूशन आज तक जीवित है। जब आप कविता के क्षेत्र में सक्रिय हुए, अभी आपने संगीत की बात की, लेकिन जब आप कविता के क्षेत्र में सक्रिय हुए तो आपने किन लोगों को सुना, किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली? बेटा, उस जमाने में माखनलाल चतुर्वेदी, क्या बात आपने रूबरू है। सुना उन्हें? बिल्कुल। बल्कि मैं क्या कहूँ, मेरी पहली या दूसरी पुस्तक जो है उनके उठाने में उसका वो हुआ लोकार्पण। ऐसे कैसे? इसलिए कि वो तय था पहले कि वो उनके उनसे किया जाएगा लोकार्पण, लेकिन तब तक उन्होंने संसार छोड़ दिया था, तो हमें करना ही पड़ा। बुरहानपुर में किया वो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो मतलब ये कि ओंकारनाथ माखनलाल जी, डॉक्टर श्रीमंगल सुमन, पंडित रामनारायण उपाध्याय, उस जमाने के काफी हमारे क्षेत्र के लोगों में से, काव्य रसिकों में से
हम लोग थे उनके। और कॉन्टेम्प्रेरी जो साहित्य जिसको हम कह सकते हैं मालवा का, वो करीब करीब हमारे समय से शुरू हुआ, मुश्किल से 8-10 साल पहले पन्नालाल नायाब थे। भणजे मती बेटा अपने मांगी खावांगा, एक हेड़ो नीच पाक्यो दंड भरांगा। अर्थात उन्होंने व्यंग किया था बच्चों को। टीचर थे तो गांव में रह करके लड़के पढ़ने नहीं आते तो व्यंग उन्होंने किया है कि मत पढ़ तू, भीख मांग। यानी बड़े बड़े बड़ा खुले रूप में उन लोगों ने उन्होंने फटकारा था माता पिताओं को भी, अभिभावकों को भी, टीचर्स को भी और लोगों को भी, कि बच्चों को पढ़ाओ तुम। ये तो पशु जीवन बिताना तो बहुत आसान है, लेकिन इंसान बनाओ उनको। तो पन्नालाल नायक पहले हमारे मालवी कवि थे। उसके बाद आनंदराव दुबे, नरेंद्र सिंह तोमर, बालकवि बैरागी, हीरो सिंह भंवर, मदन व्यास, ये ऐसे लोग थे सभी। हरीश निगम, बिल्कुल, जो उज्जैन के हरीश निगम थे। तो और उस जमाने में मालवी इतनी सीधी सादी और इतनी प्रेषणीय थी कि आप मानेंगे नहीं, उर्दू के मुशायरे और हिंदी के कवि सम्मेलन फेल होते थे मालवी के सामने। अरे क्या इतना जीवंत वो कार्यक्रम हुआ करता था। अगर मान लीजिए इंदौर में एक मोहल्ले में मालवी कवि सम्मेलन में, दूसरे में अगर हिंदी का कविता पाठ हो रहा है, कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, तो आप ये मान के चलिए कि मालवी कवि सम्मेलन में अपार भीड़ हो। आपने अभी एक बात कही कि उन्होंने बच्चों को फटकारा था कि पढ़ाई मत करो, भले ही तुम ऐसा व्यंग किया था। तो आपको लगता है कि कविता समाज का हिस्सा होती है और शब्द चित्र जो भी वो कवि रचता है वो अपने समाज से ही रचता है, तो उसे प्रशस्ति के लिए लिखना चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि मालवी इसमें बहुत लोग आते थे, तो प्रशस्ति के लिए लिखना चाहिए या उसे इसलिए लिखना चाहिए कि पथ प्रदर्शन कर सके? नहीं, वो ये काम उसका है नहीं। उसे तो बड़े ईमान से अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए, चाहे वो स्वयं के लिए हो, आत्मा के लिए हो, परमात्मा के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके मन का सच्चा भाव जो है वो आना। फिर हम कहते हैं उनको बाद में जाकर के वो कि उसने क्या किया, लेकिन ये कोई वो तय नहीं करता है कि मैं ये लिखूं तो होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक माहौल होता है, उसके मन पे एक स्वतंत्र मन की स्वतंत्र भावना उसकी आती है और वो लिखता है। आपने परिवार पे बहुत लिखा है, तो आप ऐसा कोई आपको याद आता हो जो आपने परिवार पे किसी के लिए लिखा हो? जैसे मैं ऐसा है कि बाद में जाकर के जो चुटकुलेबाजी होने लगी, कविता के नाम पर चुटकुले होने लगे मालवा में भी बहुत, यहाँ तक कि मालवी को लोग फिर पसंद नहीं करने लगे। तब जाकर के बालकवि बैरागी, नरेंद्र सिंह तोमर, हीरो सिंह भंवर, इन कवियों ने, और उनमें मेरा नाम भी आप अरे जोड़ेंगे तो मुझे संतोष मिलेगा। मैंने क्या किया कि मैंने इन सबसे अलग हटकर काम किया। मैंने एक तो मालवी में गजल का शुभारंभ किया, गजलें लिखी, मेरी पुस्तक आज भी है, और आज भी मालवी की लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें छपी हुई हैं, और उनमें उज्जैन यूनिवर्सिटी और इंदौर यूनिवर्सिटी में बीए और एमए में पढ़ाई जाती है। तो ये एक शुभ काम हुआ है हमारी संस्कृति, हमारे लोग जीवन समझने के लिए, बच्चों के लिए अच्छी बात है। परिवार, इसीलिए मैंने एक आपका हस्ताक्षर गीत है दादी तरफ से। हाँ, मैं बताता हूँ। उसमें 3 चित्र हैं जी, दादी, भाभी और आप हम सबके मुँह। हाँ, ये ध्वनि गीत है। अच्छा। केवल शब्द की ध्वनि से चित्र बन जाता है। आप देखिएगा, आप इस गीत को सुनेंगे, इसके शब्द की ध्वनियां देखेंगे तो आपको उसमें वो पात्र दिखेगा। चरर मरर चरर मरर चरर मरर चर को चाले, सब तरफ को चाले। हम नरहरिदास के एक बहुत सुंदर सा गीत सुनने जा रहे थे, और जिसमें आपने कहा कि ध्वनि का बहुत महत्व है, और उसमें दादी भी आ रही है, परिवार है, माँ आ रही है, और
तो इसमें ध्वनि से ही आपको पूरी माहौल। चित्र बन जाता है। जी जी। आप बताएं, चरर मरर चरर मरर चरर मरर चरर मरर चरखो चाले, आहा। लज तरफ चरखो चाले, लज तरफ चरखो चाले। खेत में वायो उजरो उजरो कपास रे भाई, खेत में वायो उजरो उजरो कपास रे भाई, आंखियों जो त्यो मोकरो मोकरो कपास रे भाई, आंखियों जो त्यो मोकरो मोकरो कपास रे भाई। आछो आछो कातलियो दादी है कपास रे भाई, आछो आछो कातलियो दादी है कपास रे भाई, दादी थारी खादी को अंगर सुवाए, दादी थारी खादी को अंगर को सुवाए रे भाई। चरर मरर चरर मरर चरर मरर चर को चाले, लाल चौक चर को चाले, लाल चौक चर को चाले। फिर लिखा है कि कारी कारी गाय को दोरो दोरो दूध रे भाई, कारी कारी गाय को दोरो दोरो दूध रे भाई, बढ़िया बढ़िया माटला तायो दूध रे भाई, बढ़िया बढ़िया माटला तायो दूध रे भाई। मचमचाती माटली चपचपाती चाट रे भाई, मचमचाती माटली चपचपाती चाट रे भाई, कसमसाती कांचरी चमचमाती खाच रे भाई। गमड़ 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 जमण वाचे चरको चाले, चरको चाले, अभी चरको चाले, अभी बेर को हाले। आखिर में है कि मीठा मीठा बोल पे गीत जागया जाए रे भाई, मारी प्यारी मायड़ी कुकड़ा बोलाए रे भाई, जागो सूरज देवता मारी माँ जगाए रे भाई, जागो सूरज देवता मारी माँ जमा जगाए रे भाई, सोना की जिंदगी चमचमाती आए रे भाई। घुमड़ 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 घट्टी चाले, सारी सारी घट्टी चाले भाई, सारी क्या बात है, क्या है ये सारे लोक रंग जो आपके इसमें दिखते हैं, और ये जो शब्द है, मुझे तो लगता है ये शब्द भी अब लुप्त होते चले जा अब रहे ऐसा हैं। है बेटा, इस उम्र में शब्द मेरे साथ में खिलवाड़ कर, देखिए जब तक क्लैरिटी शब्द की नहीं, मुझे मालूम है मेरा शब्द ये नहीं है, उम्र के हिसाब से शब्दों में तुतलाहट और फिर फाल्टर, ये मैं खुद महसूस करता हूँ, ये मजबूरी मेरी। ये आप शायद से इसलिए महसूस ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप रेडियो से जुड़े हैं, और रेडियो उस जमाने में जब वो आकाशवाणी हुआ करता था, जब एफएम नहीं था, वो आकाशवाणी था, और उसका बड़ा भाषा की शुद्धता और इससे बहुत महत्व था। आपकी रेडियो के जमाने की स्मृतियां, अजी उस जमाने में और आप एक मिनट नाम आपके से लोग स्टोर जानते थे आपको, जो गांव तक क्या के लोग करें, जानते थे। समय था, कहना सही। तो उसकी कुछ यादें, कुछ प्रसंग। रेडियो का, हाँ, हाँ रेडियो का ये कि मैं आपका जो एक बहुत फेमस प्रोग्राम था। मेट्रिकुलेशन करके मैं यहाँ आ गया था, मेरे भाई साहब प्रहलाद जी पहले आ गए थे, तो मैं मस्ती से मैट्रिक पास करने के बाद उनका रोटी बनाता था, खाना बनाता था, और लेकर कर पहले घूमने जाता था, कसरत करता था, योग करता था। और आप इंदौर की रही हैं तो आपको मालूम है कि नंदलालपुरा से फलासिया तक दौड़ के आता था। अरे बाप रे। और वहां पर पुल के दोनों तरफ नीम के झाड़ थे, तो मैं लटोन डाली तोड़ के लटोन करता करता पैदल घर जाता था। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि तुम उस समय का उपयोग करो, आप एक छोटी सी गीता ले आओ। तो छोटी गीता जी का उस जमाने में गुटका जिसको बोलते थे, आती थी, तो मैं एक श्लोक रट लेता था। एक बार क्या हुआ कि मेरे भाई साहब कहीं ऑफिस के काम से गए थे, उन्होंने कहा कि तुम खाना बनाना, नहीं खानावल में खाना खा लिया। इंदौर में खानावल बहुत पसंद थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो जेल रोड पर एक बांसवाड़ा के व्यक्ति की खानावल थी, तो ऐसी छोटी टेबल पर मैं खाना खा रहा, पास में दो सज्जन खाना खा रहे, तो वो बात मेरा ध्यान गया, बात करते करते डॉक्टर सुमन की बात कर रहे थे। डॉक्टर सुमन उस जमाने में काफी हमारे गुरु रहे, और क्या कहना, तो मैं सुन रहा था ध्यान लगा करके, मेरा मन माना कि ये इसमें मैं भी शरीक हो जाता। तो मैंने खाना छोड़ करके, मैंने भाई साहब आप सुमन जी की बात कर रहे हैं कि हाँ, मैं गया तो जोर से बात करो, मैं भी सुनूं कि ना आपका नाम पटेल, वो श्याम परमार थे, दिल्ली से उनको इंदिरा गांधी ने इंदौर भेजा था, जाके
आप सर्वे करिए, वो स्थान ढूंढिए कि आकाशवाणी का केंद्र कहाँ बने। अच्छा। तो ये ग्वालियर हाउस था इस टाइम, मालवा मालवा हाउस हाउस था। का, हाँ। तो वहाँ उनका नरहरि पटेल, आप ऐसा करो, कल 10 बजे आकाशवाणी का जो नया केंद्र बन रहा है वहाँ आइए, मैं आपका ऑडिशन लेना चाह रहा हूँ। आप देखिए, मैं तो माला माल हो गया। तो साइकिल से पहुंचा वहां पर। तो श्याम परमार मालवी के पहले डॉक्टर थे, मालवी साहित्य में। और मैं आप क्या बताऊं, श्याम सुंदर थे, दर्शनीय उनका व्यक्तित्व था गया में। तो उन्होंने, आपको मालूम है, एक खेती गृहस्थी का कार्यक्रम इंदौर में रेडियो पर बहुत प्रसिद्ध था, और वो था खेती किसानी का अ, एक कार्यक्रम था, वो काफी पॉपुलर था। तो वहाँ भेरा जी, उसमें नंदा जी और भेरा जी, नंदा जी दो बहराजी, नाम हाँ। होते थे। तो कृष्णकांत दुबे मेरे मित्र थे, और भेरा जी जो वो मऊ के पास में गांव से पैदल ट्रेन से आते थे, और फिर साइकिल से आकाशवाणी पर आते थे। क्योंकि भेरा जी वो सास बहू की स्क्रिप्ट लेके स्टूडियो में चलो, स्टूडियो ऐसा टेम्परेरी बना था। तो भेरा जी मरे तो मैंने नई दुनिया के लिए लेके लिखा था कि भेरा जी मेरी सास बने थे। अच्छा। मेरे बहू का रोल पड़ा और उन्होंने सास का रोल पड़ा। साहब श्याम जी को तो पसंद आ गया कि हरी बस बढ़िया, क्या कहना है। पर उसके बाद में 6 महीने में फिर उन्होंने मुझे ए ग्रेड दे दिया। ये आकाशवाणी का संस्कार और नंदा जी बहरा जी का बहुत प्रसिद्ध है, अब तो पूरी सीरीज ही बहुत। बहुत प्रसिद्ध रही, हाँ, बहुत बिल्कुल, लोगों के तक गई। आपने बात अभी प्रधानमंत्री जी की कही, आपने कहा कि वो वहां से यहाँ तक आए थे। हाँ हाँ। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी किस्सा आपकी स्मृतियों में है, आप तो वो भी हमसे साझा जरूर कीजिए, वो भी भारत अटल रत्न जी मिल क्या रही है। बात है, उनकी ऑडिटरी एक ही थी। देवयोग से अटल बिहारी वाजपेयी इंदौर आए, तो उस दिन एक सभा राजवाड़े पर थी, जी। और एक सभा कहीं वो मिल एरिया में थी, जिसमें इंदिरा गांधी को एड्रेस करना था, वो एड्रेस करना थी, और ये एड्रेस करने वाले थे यहाँ पर राजवाड़ा में। तो आपको मालूम है, तो ये नारायण दास मेहतानी मार्केट बना, वो मेरे उस मित्र के नाम से बना है। वो अ, कार्यकर्ता थे भाजपा के उस जमाने में। तो वो घर पे आया कि न रही यार, एक काम करना है आपको, कविता पाठ करना। मैंने कहा मुझे अकेले? तो हाँ बिल्कुल अकेले। कब? कि उन्होंने समय बताया। उसमें क्या है कि तुम ही होगे मंच पर, और अटल बिहारी मंच पर होंगे, और वो राजवाड़े पर होगा, और और तुम कविता पाठ करना। कविता पाठ करना राजवाड़े पर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, और केवल मैं होऊंगा, उसके अलावा कोई नहीं। मैंने कहा भैया इतना मजमा आप कर लो, अटल बिहारी का नाम सुन करके तो जनता उमड़ पड़ती है। ये बताइए कि मेरे घर से मैं उस राजवाड़े जाऊंगा, मंच पर कैसे आऊंगा हाँ। मैं कहूँगा मैं नरहरि पटेल हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में जाके खड़ा होना, कविता पाठ करना। मैंने कहा ये मेरे से मत कराओ यार, मैं तो पहुंचूंगा कैसे? कि साहब आपके लिए पर 2 वॉलंटियर्स और 2 सुरक्षा कर्मी साथ में जाएंगे, और मंच पर जब अटल जी पहुंच जाएंगे उसके बाद में आपको मंच पे ले जाएंगे। हाँ, मैंने कहा नहीं तो ऐसा ना हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी सागर में दाल बाफले उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है, आप शांत रहिए, आधे घंटे बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल समय की पाबंदी होगी। क्या बात है। मैंने कहा अपार जनता खड़ी थी, बिल्कुल आत्मा प्रसन्न हो गई। और वो आपको याद है कुछ कौन सी कविता आपने वो सुनाई थी वो? धन्य मेरे देश, अच्छा। इसकी 2 एक पंक्तियां सुना दो। जी। धन्य मेरे देश, धन्य मेरे देश, जहां आजादी जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्तव्य बेकार है, आलस्य का बोलबाला, प्रमाद की गूंज, अश्लीलता का आग्रह, सांप्रदायिकता के हाथ में ईर्ष्या की माला। आजादी का अर्थ माहौल, जो नहीं करना चाहिए वो, जो मन में आए वही सब कोई करने को तैयार है, क्योंकि आजादी जनसदी का अधिकार है। धन्य मेरे देश। वाह वाह। आपके इतने सारे किस्से हैं, तो आप
एक तो रंगकर्म के किस्से हमें बताइए, बलराज वाह साहनी जी से शायद से वाह आप। वाह वाह वाह, क्या बात है। बात यह है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जननाट्य संघ इप्टा, एकता, हाँ। उस जमाने में जब मैं आया तब वो शीर्ष पर था, हम्म। वो संस्था। आपको मालूम हो, हिंदी साहित्य समिति के सामने श्याम निवास था। हाँ। वो श्याम निवास जो वो महारानी मेलहोत्रा का रेसिडेंस था, ओके। लंबा चौड़ा। अब तो छोटा सा हो गया, पता नहीं कहाँ हो। तो वो हमारा गुरुकुल था नाटकों का। तो हम वहाँ पर रिहर्सल करते थे। और शुरू शुरू में क्या है कि ओपनिंग होता था इप्टा का, वो एक समूह गान से होता था। देश हमारा, धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, ऐसे गीत। फिर तो मेरा सुर अच्छा था और ताल थी, तो डग्गा बजाना था। हाँ हाँ। डग्गा बजाना था और वो कार्यक्रम शुरू होता था। आपको मैं क्या बताऊं, नाट्य क्षेत्र में जो मुझे लाभ मिला वो ये मिला कि इसमें मेरी पहचान एकदम जनता तक पहुंची। डॉक्टर मिश्रराज हमारे बड़े नामी डायरेक्टर थे। रणवीर सक्सेना सरीखे सह संपादक नई दुनिया के, वो हमारे लेखक थे। स्वतंत्र कुमार ओझा जी। सुंदर कुमार ओझा, सुंदर कुमार ओझा एक तो मिले आकाशवाणी में। आकाशवाणी में। तो ऐसा एक ऐसा माहौल था कि मैं क्या आपको बताऊं, बड़ा पवित्र और बड़ा ही शुचिता थी उसमें। रिहर्सल करते थे। एक बार मार्च क्या को हो, भी आप लेते थे उसमें? हाँ? मार्च भी लेते थे उसमें, इप्टा के इसमें मार्च को भी, मतलब माँ लोकनाट्य। कभी ले लिया, कर लिया, हो गया। मशरकी हूर है, हाँ, और दो एक नाटक दूसरे भी थे। तो एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में इप्टा की कॉन्फ्रेंस थी। हम लोग यहाँ से रतलाम स्टेशन पहुंचे वो ट्रेन पकड़ने के लिए। तो हमारे सब झूले झूले लेकर हम साथी लोग पहुंचे वहाँ पर। तो जो डिब्बा हमारे लिए आरक्षित। रिजर्व था, वहाँ उस नंबर पर हम पहुंचे। तो वहाँ कुछ युवा बैठे हुए हमें मना कर रहे थे, नहीं नहीं आप मत आए, ये रिजर्व है, फला गया। हमारा मिश्र राज ने कहा कि रिजर्व तो हमारा है भैया, तुम कैसी बात करते हो? तो मिश्र राज का स्वर बड़ा अच्छा था। वो मनराज साहनी ऊपर बर्थ पर सो रहे थे। सोते सोते उन्होंने देखा, यार ये तो मिश्र राज के मिश्रा। तो बलराज जी आप यहाँ हो? कहाँ ये हम, अरे भाई माफ करना, हम लोग यहाँ लेट गए और ये बच्चे मना कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम्हारे लिए ये तुम्हारा डिब्बा है यार। बस मिश्राज बोले कि आप इंदौर से मालवा से होके गुजर रहे हैं, तो एक तरह से हमारे अतिथि हैं, हम होस्ट हैं, हम तो जगह कर लेंगे, अब आप लेते रहिए अपने साथियों के साथ, अब दिल्ली में मिलेंगे। ओह। उस जमाने में हमारे पास में लोकगीत ले गए थे हम। और राष्ट्रीय कव्वाली के लिए जगजीवन सिंह जख्मी थे हमारे। तो हिंदुस्तान में एक अलग ही प्रकार के गायक थे। तो हमने फिर क्या दूसरे डिब्बे में गए और वहां पर दम 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 शुरू किया, गाना शुरू किया। तो हमको लोगों ने जगह देना शुरू कर दी। अच्छा। हम पहुंच गए और पहुंचते ही क्या हुआ कि वह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंचे हम। तो नाश्ते का समय था। नाश्ते के समय में हमारा टेबल लगी थी, सबकी टेबल थी अलग अलग, पंजाब के, बंगाल के, यूपी के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से। तो तुमने देखा बलराज जो है वो हमारे बलराज साहनी जी, हाँ। बलराज साहनी आए और आकर के हमसे क्षमा मांग रहे हैं। आप बड़ी तकलीफ में यहाँ आए, हमारे बच्चों ने बॉम्बे के जितने भी कलाकार थे उन्होंने झूठा रिजर्वेशन भर रहा है, बताया आपको। हमने कहा बलराज जी हम तो बहुत तो आराम से हम आए, आपको तकलीफ हुई हो तो आप हमारे लिए आ जाते, लेकिन सवाल ये है कि हम अच्छा है। कहने का आशय है कि बलराज साहनी, कई लोग ऐसे लोग थे जिनके नाम में अभी क्या एक लंबी लिस्ट है, उनमें से कई लोग तो रहे नहीं है कलाकार। पृथ्वीराज कपूर अखिल भारतीय इप्टा के प्रेसिडेंट थे और मैं इंदौर यूनिट का सेक्रेटरी था उस समय। आपको एक बात मैं कहूँ कि इंदौर में नाट्य महाराष्ट्रियंस, महाराष्ट्र के जो स्पीकर्स हैं, जो कलाकार, वो अधिकांश करते थे।
हिंदी का यहाँ इतना बोलबाला नहीं था। हिंदी का अधिक से अधिक मार्च होते थे, सिद्धेश्वर सेन है, ये वो, वहाँ से आते थे, उज्जैन से आते थे, करते थे। हम भी उसमें शरीक होते थे, लेकिन इतने इतना इतना हाँ, बैठ नहीं थी। प्रभाव नहीं था हिंदी का नाटकों में। एनीवे, फिर तो नंदलालपुरा थिएटर में एक बहुत अच्छा थिएटर था, जिसमें कि 100% नाटकों के लिए वो अ, ठीक था। आज ऐसे आपको थिएटर्स मिलेंगे नहीं कभी, वो पुराना टाइप का। तो नंदलालपुरा थिएटर में का आखिरी नाटक मेरा हुआ, अच्छा, गोदान। और प्रेमचंद का गोदाम। हाँ, प्रेमचंद जी का गोदान वो पहले हमने किया था। तो हमारा नाटक वहाँ हुआ, इंदौर यूनिट का। और हमारा ही नाटक रविंद्र नाट्यगृह में पहला, रविंद्र नाट्यगृह नया नया, अर्थात नंदलालपुरा थिएटर का आखिरी नाटक कोई हुआ तो वो मेरा, हमारा हुआ, उसके बाद नहीं हुआ न मान। और रविंद्र नाट्यगृह की शुरुआत हुई नाटक, तो गीले रंगमंच पर हमने काम किया। और पहला रंगमंच वहां पे भी आपने ही किया जाती है। अंडर सेक्रेटरी नाटक में हुआ। आप इंदौर के बारे में बता रहे हैं कि नंदलालपुरा का थिएटर बंद हुआ और रविंद्र नाट्यगृह शुरू हुआ। बहुत तेजी से अभी इंदौर बदला है, लोग बदले हैं, और बदल रहा है। वो उसको लेके आप कितना, आपको संतोष है कि अच्छा बदल है या खराब है, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रगति के नाम पर बहुत कुछ बदला है, जी, लेकिन सच्ची प्रगति जो है वो एक अलग ही हुआ करती है हम लोगों की निगाह में। वो केवल एक संपदा बढ़ी है, हमारा आमदनी बढ़ गई है, हमारा फॉरेन इज्जत बढ़ गई, हाँ। एक्सचेंज इतना बढ़ गया है, वो ठीक है, वो एक अलग प्रकार की बढ़ोतरी होती है। लेकिन जहाँ तक एक सांस्कृतिक संपन्नता है। संपन्नता है, सांस्कृतिक बढ़ोतरी है, वो बढ़ोतरी आप पैसे से मत तोलिए। आप देखिए कि कैसे कैसे गायक हमारे यहाँ, अमीर खान साहब इंदौर के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लता मंगेशकर का जन्म यहाँ हुआ है, लता मंगेशकर का जन्म यहाँ हुआ है। और कैसे कैसे पहलवान हमारे यहाँ हुए हैं। शरीर के बारे में कितना ख्याल आप पुराने लोगों से पूछिए इंदौर के बारे में। तो कहने का आशय ये पूछिए कि हम देख रहे हैं कि 92 की साल की उम्र में जिस तरह से आप, हम कितना उस समय रह पाएंगे इस तरह से। हाँ, नहीं, वो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये कि जिसको सच्चा जीवन कहते हैं, अब क्या है, गांव शहर हो रहा है, और शहर जो है वो गांव में पहुंच रहे हैं। गांव फिर कहाँ जाएंगे? गांव कोई खराब चीज थोड़ी है। आप देखिएगा, आज इंदौर भी अगर बढ़ करके जा रहा है तो गांव में जा रहा, बाहर जा रहा है, देवगुरा जा रहा है, उधर रेलवे एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, सांवे की तरफ हो रहा। तो क्या ये फैलाव हो रहा है, ये भौतिक फैलाव, सांस्कृतिक फैलाव जिस स्पीड से होना चाहिए ऐसा नहीं। हालांकि कार्यक्रम बहुत सुंदर होते हैं आजकल, बहुत लाखों रुपए, हजार रुपए दे करके बड़े बड़े गायक आते हैं, यह होता है। लेकिन उस जमाने में हम अभिनव कला समाज पुरानी संस्था है, ऐसी कई संस्थाएं थी जिनमें कोई फीस ज्यादा नहीं, 3 रुपया था लाइफ मेंबरशिप में। मैं हूँ उसका लाइफ में, 3 रुपया उस जमाने आज 3 रुपये क्या क्या कीमत है, प्रश्न। लेकिन प्रश्न ये है कि लोग कैसे थे, जीवन मूल्यों को समझते थे, उनकी संकल्प कैसे थे, उनकी धारणाएं कैसे थी, उनके विचार कैसे थे, और वो विचार फिर हमारे समाज में पहुंच करके समाज को सच्चा समाज बनाते हैं। तो वो एक कमी हर जगह हो रही है। लेकिन थोड़ा बदलाव आपको दिखता है कि जैसे मार्च की हम बात बार बार कर रहे हैं, तो पहले मार्च में लड़कियां या स्त्रियां नहीं होती थी, पुरुष ही महिला पात्रों का करते थे, अब महिलाएं भी उसमें आ गई है। क्या ये कुछ अच्छे बदलाव भी है? ये खैर अच्छा, आप कैसा देखते हैं अब ये है कि मार्च को और नारी, मालवी को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? नहीं, अभी मुझे तो इसका कुछ जानकारी है नहीं। उज्जैन में कुछ काम होता है, लेकिन बहुत काम नहीं होता। तो उससे एक प्रकार का मॉडर्न सिस्टम ने प्रवेश किया है, तो उस हिसाब से होता होगा। मुझे इसकी जानकारी विशेष नहीं आज को क्या होता है। लेकिन आप आश्वस्त हैं कि बोली बचेगी, मालवा बचेगा? ये अपने आप को समझाने के लिए अच्छा है, समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रश्न ये है कि हकीकत में जो होना चाहिए वो होता है कि नहीं होता। आप देखिए, मालवा हाउस का जो आकाशवाणी था, अब आकाशवाणी पर जो पुराने कार्यक्रम होते थे उनको ही ले लीजिए और आप कंपेयर करिए आज के, तो उसके लिए बड़े एजुटेशन हो रहे हैं। हर कार्यक्रम जो भोपाल से होता है
तो फिर इंदौर कहाँ जाएगा, इंदौर का। या और हमारे गांव कहाँ जाएगा? लेकिन तो उनकी आप बात करने वाले जो कौन मैं हो? आप कह रही हूँ कि मालवी बोली ही अपने आप में कठिन है, आपने उसमें गजल विधा भी एक अपने आप में कठिन है, उसके पैरामीटर्स अलग है। मैं जो कह रही थी आपसे कि मालवी में लिखना अभी वो लोग कम हो गए हैं। आपने मालवी में भी लिखते हैं और उसमें आप गजल लिखते हैं, मतलब एक तरह से आप दो दो पैरामीटर्स पे खड़े उतरते हैं। तो कितना कठिन है गजल लिखना मालवी में, और वो एक थोड़ी पेशकश हमारे तो सामने किया इसमें करें कठिन तो उनके लिए होता है जो जिन्हें आता नहीं। जो जिनके लिए वो चीज़ नई चीज़ होती है। हम बचपन से ही गजल सुनते आ रहे हैं, गीत सुनते आ रहे हैं, घरों में भी ये कार्यक्रम होते थे, गाँव में भी कार्यक्रम होते थे। प्रश्न है कि इंदौर में काफ़ी अच्छे अच्छे शायर हुए हैं। आपने नाम तो नहीं सुना होगा, बदरुद्दीन राहत थे पहले ज़माने में। जी। अभी ये राहत साहब अभी जो हाँ, गुजर ये गए गए राहत इंदौरी दो जी, साल हाँ। से, ये भी अपनी जगह इंदौर का नाम बिल्कुल रोशन किया, बिल्कुल और पता इंदौर नहीं ही, कहाँ हाँ। था। और तो बदरुद्दीन राहत का अक्सर जो एक कुत्थड़ पर जेल रोड पर बैठा करते थे, और इंदौर के शोरा लोग जो शाम के समय आकर के वहाँ चाय पीते थे और शेर व शायरी की बात करते थे, सीखते थे। उसमें हम मैं भी था, रमेश महबूब था, सुंदर हाँ सेन हाँ हाँ विराट थे, हाँ हाँ हाँ। आ, और इस तरह से लोग थे। तो उसमें एक्सरसाइज होती थी, आ, प्रयत्न होते थे शायद, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई, क्योंकि एक ऐसी पॉपुलर विधा है गजल की, इसमें क्यों नहीं मालवी में प्रयत्न किया जाए, और एक नयापन भी होगा, चुटकुलेबाजी बहुत हो गई है, आप इसका स्टैंडर्ड भी कुछ बनेगा, लोग कोशिश करेंगे। आप देखिए आज भी महाराष्ट्र में और गुजरात में उन बोलियों में गजल और रुबाइयाँ होती हैं। लिखी तो जाती मैंने भी कोशिश की, देवयोग से लोगों ने उसको पसंद किया। मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ। जी। पेला दुखता कसा दुखी नीता, पेला दुखता कसा दुखी नीता, अब सुख है कसा सुखी नी है। पेला तो निराज तो अपनो टपरी अपनी थी, पेला निराज राज तो अपनो टपरी अपनी थी, अब यो घर अपनो गरदड़ी निहा। कर्जा लेकर के मगर बना, हमारा घर है, वी possess the house but we don't own it। ओनेठिया। तो ये अब यो घर है अपनो गर्दनी निहा, सूखी रोटी से कसा पेट धप जाता था, सूखी रोटी से कसा पेट धप जाता था, अब यहाँ भोग का भूखा दप्या कदी निहा, अब यहाँ भोग का भूखा दप्या कदी निहा, पेला दुखता कसा दुखी नीता, अब सुख है कसा सुखी सही बात नीता। है, बहुत विडंबना आपने प्रस्तुत की है। इसके साथ ही फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ध्वनि गीत लिखे। एक मछली का गीत मेरा मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था। उसमें क्या है, वो जीवन का गीत है वो। मित्रों, हम बात कर रहे हैं नरहरि दास से, और जिस मछली के गीत की बात कर रहे हैं वो गीत इनका जीवन का जो गीत है वो इतना प्रसिद्ध गीत रहा है कि हमारी पीढ़ी ने इसे सुना समझा, और हमने उसे उसे सीखते हुए हम बड़े हुए हैं, उससे सीखते हुए हम बड़े हुए, कहना चाहूंगी मैं। हमारा अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी इसी तरह बड़े बड़े लोगों से आपको मिलाता रहता है। हम खुद उनसे बहुत कुछ, फिर से कहूंगी, सीखते रहते हैं। मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी आप सबसे इस अंतिम प्रश्न के साथ विदा लेंगे, इस गीत के साथ विदा लेंगे। और ये गीत आप भी दोहराइएगा। उसके अलावा यदि आप अन्य गीतों को सुनना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप यदि संवादी लहजा में ऐसे बड़े व्यक्तियों से मिलना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए मिलते हैं फिर से नरहरि दास से एक बार और। नरहरि दास। सुनाएंगे। देखो ये गीत है, मैं अक्सर मंच पर इसको कहा करता था, इस बात के, इस कविता के बारे में, कि मेरा यह गीत ऐसा है, ऐसा खिलौना है जिससे जिससे बच्चे खेले, बच्चों के माँ बाप भी खेले। बिल्कुल। अर्थात इसके अंदर इतनी गंभीरता भी है और सरलता और सहजता भी है। हाँ, दोनों चीजें। तो ये जिंदगी के गीत इसलिए है कि जिंदगी के 3 भाग, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो मैं बच्चों से पूछता था, बच्चों, मछली कहाँ रहती है?
मछली पानी में रहती है। भाई पानी कहाँ रहता है? पानी रहता है कुएं, तालाब में, नदी में, सागर में। वाह 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 वाह, क्या कहने बच्चे, वाह वाह, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है, मेरे जीवन का ज्ञान आप लोगों को। ऐसा भूमिका इस गीत की होती है। उसके बाद फिर मैं गीत सुनाता था, आप सुनिएगा। पहला भाग जो है वो बचपन, दूसरा है जवानी, तीसरा है बुढ़ापा। छोटी छोटी मच्छी कितरो पानी, कितरो पानी, छोटी छोटी मच्छी कितरो पानी, कितरो पानी, मैंने बतावा लागुड़ दानी कितरो पानी, छोटी छोटी मच्छी कितरो पानी, कितरो पानी, मैंने बतावा लागुड़ दानी कितरो पानी, छोटी छोटी मच्छी कितरो पानी, कितरो पानी। जो सरवर तेरे किनारों, तालाब, तालाब गहरा नहीं होता, इतना इतना पानी होता है। सही। जो सरोवर तेरे के, और ये बचपन भी घुटना चल रहा है। हाँ। जो सरोवर तेरे के नाव है, बस घुटना घुटना गारो है, भाई पानी के बलिहारी झलझल झलमल है, प्यारो प्यारो है, लो आओ बतावा इतरो पानी, बब 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 गुगर मार दमे, ये बब 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 क्या है? ये एक तो ध्वनि है ध्वनि है, उसके जी गीत जी की। जी जी। और गुगर मार जमीर को, ये लहरों का संगीत, जीवन का संगीत। घूगर मार जमीर को, छोटी छोटी मच्छी कितरो पानी, कितरो पानी, मैंने बतावा लागुड़ दानी कितरो पानी, छोटी छोटी मच्छी कितरो पानी, कितरो पानी। या नदियां ले ले रावे, नदी रुकती नहीं कहीं, सही। या नदियां ले ले रावे, कोई डूबे कोई तर जावे, कोई बाटा भी तर जाए, कोई कागज डूब भी जाए, हाउ बतावा इतरो पानी, बब बब। पत्थर भी जहाँ तैर जाते हैं और कागज भी जहाँ डूब जाता है। अर्थात जवानी वो अंधी गली है, अंधी ऐसा रास्ता है कि जहाँ जो चीज हमें प्राप्त करनी चाहिए हम नहीं करते, और जिसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए, उस हम अपना लेते हैं। या नदियां ले ले जावे, कोई डूबे कोई तर जावे, कोई बाता भी तर जाए, कोई भाटा भी तर जाए, कोई कागज डूब भी जाए, लो आओ बतावा इतरो पानी, बब 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 बब। गुगर मार जमीर को, गुगर मार जमीर को, छोटी छोटी मच्छी कितरो पानी, कितरो पानी। आखिर में ये नदियां ले रे ले आवे, तो सागर घेरो, तो सागर घेरो घेरो जीत। यानी बुढ़ापा जो है जीवन के सारे अनुभवों को लेकर के, और बुढ़ापा आता है। आप अगर मुझसे पूछें कि इस उम्र में आपने जिंदगी को क्या समझा है बुढ़ापे में, ये कविता का आखिरी बंद जो है ना, मैं आज महसूस करता हूँ जी। पढ़ा हुआ जीवन की परिभाषा को पढ़ना बड़ा आसान है, पढ़ाना बड़ा आसान है, भोगना बहुत मुश्किल। आप देखिए कि एक व्यक्ति वृद्धावस्था में जाकर के किन किन चीजों से बेदखल होता है, कौन सी चीजें उसे चाहिए, क्या उसकी क्या नीड क्या है, कौन समझेगा? ये सागर, सागर घेरो घेरो जी, हाथी घोड़ा सब डूबे जी, सो बास डूबे, सो बास डूबे, सो पहाड़ डूबे, सो पहाड़, सो पहाड़ डूबे, सो पहाड़ डूबे, आओ सब वहां इतरो पानी, गुगर मारता पीर को। वाह वाह वाह, बहुत आनंद आया आज आपसे बात करके। और ये जो बब 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 बब, ये जो ध्वनि हमारे शब्दों की है वो हमें बहुत रोमांचित करती है, लेकिन हम इन ध्वनियों को खोते चले जा रहे हैं। कितनी मधुर है हमारी लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक मंच, लोक नाट्य, और कितने भले हैं ये लोग जो मिट्टी से जुड़े हैं। आइए हम मिट्टी से जुड़ते हैं, हमारा चैनल भी आपको हमारी मिट्टी से जोड़ेगा। आइए हमारे चैनल से भी जुड़िए। अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे, अमित जोशी आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मित्रों।